नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेविटेशन के फर्स्ट लेक्चर में। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक है, तो समझते हैं। हेडिंग लिखिए, चैप्टर का नाम लिख लीजिए ग्रेविटेशन, और उसमें फर्स्ट साइड हेडिंग आ जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स। उसमें पहली बात आ जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बड़ी सिंपल सी चीज है। पहले इसका जरा हम सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला वर्जन देख लें, फिर डायरेक्शन वाला वर्जन भी देख लेंगे। तो मान लेते हैं m1 था, m2 था, ये दो पॉइंट मास थे, इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो r था। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, मतलब ये वाला पार्टिकल उसको अट्रैक्ट करता होगा और वो वाला पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करता होगा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो इस वाले पर जो फोर्स आता होगा अट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स जो आता होगा वो इधर आता होगा, और इस वाले पर जो फोर्स आता होगा वो इधर आता होगा। तो ऐसे लॉजिक से तो हमको डायरेक्शन पता लग जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो इस पर ऐसा फोर्स लगता होगा और इस वाले पर इक्वल एंड अपोजिट ऐसा फोर्स लगता होगा। अब ये जो फोर्स होता है इसकी वैल्यू होती है कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये वैल्यू होती है। G जो होता है यहां पर वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और इसकी जो वैल्यू है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होती है। तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये मैंने इस फोर्स का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड इस फोर्स का इतना होता होगा, मतलब ये वेक्टर फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। तो मैग्नीट्यूड आप ऐसे निकाल सकते हो, और बात रही डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन आप ऐसे लॉजिक से पता कर सकते हो कि ये फोर्स कैसा होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो अगर ये ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स है तो इस पर इधर आएगा और इस पर इधर आएगा। तो जरा वीडियो पॉज करें, इतनी थ्योरी लिखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं जो अभी अभी हमने पढ़ा उस पर। तो देखिए, मान लेते हैं यहां पर था एक m और यहां कहीं पर था एक 3m। मान लेते हैं ये रखा हुआ था 0,0 पर और ये रखा हुआ था 3,0 पर, और हमसे बोला जाता है कि वेक्टर f ऑन स्मॉल m क्या होगा, ये पूछा गया है। सॉल्यूशन में आते हैं। वेक्टर पूछ लिया, मतलब मैग्नीट्यूड भी पूछ लिया, डायरेक्शन भी पूछ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, जो कि आएगा G m1 m2 मतलब m इंटू 3m डिवाइडेड बाई इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना डिस्टेंस है इनके बीच में? 3 है ना। ये 0,0 है, ये 3,0 है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 3। तो ये फोर्स आ गया जो कि होगा, एक मिनट, जो कि हो जाएगा 3G m स्क्वायर। गलत लिखा, 3 तो कैंसल हो जाएगा है ना, नीचे भी 3 है ना, ऊपर भी 3 है, तो एक 3 जो है वो कैंसल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा G m स्क्वायर बाय 3। ये फोर्स आ गया। अब ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, क्वेश्चन ने वेक्टर फॉर्म में पूछा है, तो यहां पर मैंने वेक्टर लगा दिया और यहां पर मैं डायरेक्शन लगा दूंगा। सिंपल सी बात है। फोर्स किस पे पूछा गया? इस पर। तो इस पर इसकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स आएगा वो ऐसा आएगा, जो कि राइट साइड में लग रहा है, इस वजह से यहां प्लस आई कैप लिख दिया जाएगा। तो ऐसे हम फोर्स लिख सकते हैं स्मॉल m पे। इसी में मान लो अगर हमसे ये बोल दिया जाता कि 3m पे फोर्स बता दो, तो 3m पे भी लिख सकते थे। 3m पर जो फोर्स आ जाता वो आ जाता इक्वल एंड ऑपोजिट। सिंपल, इसका इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये हो जाता G m स्क्वायर बाय 3 माइनस आई कैप। सिंपल सी बात है। इस पर F लगता है तो इस पर भी F ही लगता होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होता होगा? ऑपोजिट। तो इस पर आई कैप है तो उस पर माइनस आई कैप हो जाएगा।
तो ज़रा वीडियो पॉज करें, ये एग्जाम्पल भी नोट करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और एक और ज़रूरी बात आपको बताते हैं। वो ज़रूरी बात ये है कि जो पार्टिकल फोर्स लगा रहा होता है उसको हम सोर्स पार्टिकल बोलते हैं, और जिस पार्टिकल पर फोर्स लग रहा होता है उसको हम टेस्ट पार्टिकल बोलते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है समझते हैं। मान लेते हैं ये m1 था और ये m2 था और इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो r था, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपसे पूछा गया है फोर्स ऑन m2 पर बताओ कितना फोर्स है, ये आपसे पूछा गया। तो जिस पर फोर्स लग रहा होता है ना, इसको आप कहते हो टेस्ट पार्टिकल, और जो फोर्स लगा रहा होता है, m1 फोर्स लगा रहा है ना m2 पे, उसको हम बोलते हैं सोर्स पार्टिकल। ऐसा होता है। तो जिस पर फोर्स लग रहा है वो टेस्ट पार्टिकल होता है, और जो फोर्स लगा रहा होता है वो सोर्स पार्टिकल होता है। ऐसा होता है। अब देखो, तो मान लेते हैं आप लिखना चाहते थे फोर्स ऑन m2, तो ये वैल्यू तो आपको पता ही है, क्या होगी, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। एक्चुअली मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं बस आपको नॉमेनक्लेचर समझाना चाह रहा हूं कि जिस पर फोर्स लगता है, जिस पर आप फोर्स कैलकुलेट करते हो, उसको आप टेस्ट पार्टिकल बोलोगे। अगर क्वेश्चन ने कहा है कि फोर्स ऑन m2 बताओ, तो m2 होगा टेस्ट पार्टिकल। अगर क्वेश्चन कहता कि फोर्स ऑन m1 बता दो, तो m1 हो जाता टेस्ट पार्टिकल। एक टेस्ट होता है और दूसरा वाला अपने आप सोर्स बन जाता है। तो ये सिंपल सी बात थी। ये जो बात है नेक्स्ट टॉपिक में यूज होने वाली है, इस वजह से ये मैंने आपको बताया। तो सिंपल सी बात आप ध्यान रखें, जिस पर फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट पार्टिकल बोलते हैं। तो जरा इतना सा और लिखें, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी भी हेडिंग लिख लीजिएगा, नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। इतना नोट करिए और हेडिंग लिखिए ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अब समझते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का बड़ा ही सिंपल सा मतलब है कि 1 kg टेस्ट पार्टिकल पर जो फोर्स लगता होगा उसी को ग्रेविटेशनल फील्ड बोला जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ समझते हैं, डायग्राम वायग्राम बना के, तो ही समझ में आएगा। देखो, सबसे पहली बात, ग्रेविटेशनल फील्ड को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पहली बात ये, इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर होता है। इसका मतलब होता है फोर्स ऑन 1 kg टेस्ट पार्टिकल। 1 किलो टेस्ट पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स को ही ग्रेविटेशनल फील्ड बोला जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझते हैं। मान लेते हैं आपसे कोई कहता है कि भाई हवा में इस पॉइंट पर आप ग्रेविटेशनल फील्ड बता दो। अगर आपसे पूछता कोई कि हवा में इस पॉइंट पर आप ग्रेविटेशनल फील्ड बता दो, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये हुआ बाय द डेफिनेशन इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये हुआ कि अगर यहां पर एक 1 kg का ऑब्जेक्ट होता तो उस पर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगता, इसका ये मतलब होता है। सिंपल सी बात है। तो आंसर क्या हो जाता, 10 हो जाता। सिंपल सी बात, mg ना, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब mg। फिर से बताते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब होता है 1 kg टेस्ट पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स। 1 किलो टेस्ट पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसी को एक नया नाम दिया गया है। ये कुछ नया टॉपिक नहीं है, बस एक नया नाम है कि अगर 1 किलो पर फोर्स लग रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर आपसे कोई कहता कि भाई यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड बता दो, इसका यह मतलब है कि अगर यहां पर 1 kg होता तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता उसी को ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। तो अगर यहां 1 kg रख दें तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, mg, मतलब 10। तो यह भी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस मैं आपको एग्जाम्पल में घुमा रहा हूं। देखो, एग्जैक्ट बात करते हैं। मान लो यहां कैपिटल M रखा होता, पॉइंट मास। अब अगर यहां से r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर
कोई कहता कि ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, यहां m रखा हुआ है, यहां से r डिस्टेंस दूर, अगर कोई कहता बताइए यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, तो उसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा गया है, अगर उस पॉइंट पर 1 kg रख दिया जाए तो उस पर जो फोर्स आएगा उसी को ग्रेविटेशनल फील्ड बोला जाता है। ठीक है, तो हमसे बोला जाता है भाई यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड बता दो, मतलब यहां पर अगर 1 kg होता, अगर होता, जरूरी नहीं है 1 kg यहां पर रखा है, हुआ जरूरी नहीं है कि यहां पर 1 kg मैंने लाके रख दिया। डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन कह रही है कि यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ, इसका मतलब है कि अगर 1 kg यहां पर होता तो इस पर जो फोर्स होता उसी को ग्रेविटेशनल फील्ड बोला जाता है। तो अगर यहां पर 1 kg होता तो जो उस पर फोर्स आता वो आता Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला बन गया दैट इज Gm/r स्क्वायर। ये किसकी वजह से हमने डिराइव कर लिया, पॉइंट मास की वजह से, E ड्यू टू पॉइंट मास। ये पॉइंट मास ही तो है ना। अब सवाल है इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी, अब सवाल है कि इसको जरूरत क्या है पढ़ने की, कि भाई 1 किलो पे क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो उसका रीजन ये है, उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, और बड़ा ही सिंपल सा रीजन ये है कि मान लो आप मार्केट में आलू खरीदने गए, आपने पूछा आलू वाले से बताओ भाई आलू क्या रेट दिए, आलू वाला आपसे बोला कि मैं 675 kg खरीद के लाया था 4500 रुपए के। और भैया आप पढ़े लिखे लगते हो तो आप खुद से पता कर लो कि 1 किलो कितने का होगा, और अगर आप पता कर लो 1 किलो कितने का है तो आप उसके अकॉर्डिंग 5 किलो अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद के ले जाओ। बड़ी अजीब सी बात लगी ना, है ना। मान लो आप आलू खरीदने गए, आपने बोला आलू कितने के दिए, मुझे 5 किलो खरीदने हैं, तो आलू वाला आपको ऐसा अजीब सा रिप्लाई देता है कि मैं इतने किलो खरीद के लाया था इतने रुपए के। आप पढ़े लिखे हो तो 1 किलो का प्राइस निकाल लो डिवाइड करके, और 5 किलो का प्राइस कैलकुलेट करके 5 किलो ले जाओ, उतना पैसा दे दो। तो आप वहां से आलू खरीदते ही नहीं। आपको तो यही लगता है ना ये तो मजाक कर रहा है। आप कैसे लोगों से आलू खरीदते हो, आप ऐसे लोगों से आलू खरीदते हो जो कि आपको ऐसा रेट बताए कि भाई साहब मैं 1 किलो खरीद के लाया था 20 रुपए के, तो आपको क्या 5 किलो चाहिए, ठीक है 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 रुपए दे दो और 5 किलो ले जाओ। तो आप ऐसे लोगों से खरीदते हो ना, बिजनेस ऐसे लोगों से करते हो ना जो 1 kg का रेट बताएं, जो पर यूनिट का रेट बताएं, पर लीटर की बात करें, पर केजी की बात करें। ये चीज भी सही है, वो चीज भी सही है, लेकिन आसान कौन सा है, ये आसान है। सेम लॉजिक यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लोगों ने यूज किया। इन लोगों ने सोचा, इन लोगों के दिमाग में आइडिया आया कि अगर बंदा आलू खरीदने जाता है तो ये उसको आसान लगता है, अगर 1 किलो पहले से पता है तो 2 किलो का क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 किलो का क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अगर 1 kg इतने का तो 2 kg कितने का होता 40 का, तो 3 kg कितने का होता 60 का। तो लोगों ने सोचा कि अगर 1 kg का रेट हमको पहले से पता होता है तो जिंदगी आसान हो जाती है। तो वही यहां पर लोगों के दिमाग में आया कि जैसे यहां पर चीजें आसान हो गई हैं, क्यों ना यहां पर भी आसान कर दी जाए। तो ये इन लोगों ने आसान कर दिया। इन लोगों ने कहा कि अगर 1 kg पर लगने वाले फोर्स को आप E बोलते हो तो 2 kg पे क्या लगेगा 2E, तो 3 kg पे क्या लगेगा 3, तो 4 kg पे क्या लगेगा 4E। तो ये काम था इस टॉपिक का। इस टॉपिक को पढ़ाने के पीछे ये नीड होती है। अगर ऐसा किया जाता है तो चीजें अपने आप आसान हो जाती हैं। हमारे लिए नहीं होती आसान, जो लोग रिसर्च करते हैं ना उनके लिए आसान हो जाती है। ये गायब क्यों नहीं हुआ यहां से, 1 मिनट। हाँ, जो लोग रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट लोग होते हैं, उन लोगों के लिए पढ़ना लिखना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसका ये काम था। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, इसका यूज हम कैसे करेंगे, ऐसे देखो।
इसका यूज हम ऐसे करते हैं कि 1 किलो पर जो फोर्स आता था वो E होता था, तो 2 किलो पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, 2E। तो 3 किलो पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, 3E। तो m kg पर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, me। तो ये जो हमने रिसर्च की अभी अभी फालतू की, इससे हमको ये समझ में आया कि जो फोर्स है वो me के इक्वल है। जो भी कोई फोर्स है वो me के इक्वल है। और अगर यही नेट फोर्स होता तो ये m इंटू ए के भी इक्वल होता, फिर m से m कट जाता, और ये जो एक्सेलरेशन आता, ये एक्सेलरेशन, ये जो भी कुछ एक्सेलरेशन आया, दिस एक्सेलरेशन इज देयर ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो भी एक्सेलरेशन आया है ग्रेविटी की वजह से आया है। ये पूरा हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पूरा ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन आया है किसकी वजह से आया, ग्रेविटी की वजह से। इसलिए इसी को हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर इसी को आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल सकते हो तो इसको आप जी से रिप्रेजेंट करोगे। मतलब मजे की बात यह हो गई कि ग्रेविटेशन में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी, एंड जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो एक ही बातें होती हैं। आप ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट कर लो या फिर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर लो, दोनों एक ही बात होती है। तो जरा वीडियो पॉज करके इतना लिखना पड़ेगा आपको, उसके बाद फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इतना लिखें पहले। मान के चलते हैं लिख लिया होगा, उसके बाद ये भी लिख लें। तो इतना लिखिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड था इसका हमने एग्जैक्ट मतलब समझ लिया कि होता क्या है। अब जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, वो समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूं फॉर अ पॉइंट मास, जो कि अभी अभी हमने लिख दिया था, अभी अभी लिखा था ना पॉइंट मास के लिए। तो फिर से लिखने जा रहे हैं। मान लेते हैं पॉइंट मास होता मास m, यहां से r डिस्टेंस दूर, इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड था वो gm/r² आया था। तो पॉइंट मास के लिए ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद आते हैं फॉर अ हॉलो स्फीयर। गलत लिखा, फिर से लिखूंगा, फॉर अ हॉलो यूनिफॉर्म स्फीयर। देखो, अब ये जब स्फीयर की बात आती है ना तो दो फॉर्मूले आते हैं। एक स्फीयर के बाहर अलग फॉर्मूला आता है और स्फीयर के अंदर एक अलग फॉर्मूला आता है। तो देखो, ये बनाया मैंने स्फीयर, रेडियस इसका r है, मास इसका m है। कैसा स्फीयर है ये, हॉलो, अंदर से खाली। तो अगर इसके आउटसाइड पॉइंट की बात करूं, देखो अगर मैं इसके आउटसाइड पॉइंट की बात करूं तो इसका फॉर्मूला वही आता है जो कि पॉइंट मास का आया था, gm/r²। मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि ये जो हॉलो स्फीयर होता है, ये हॉलो स्फीयर अपने बाहर वाले पॉइंट्स के लिए पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है। नहीं समझे, पता है मुझे नहीं समझे हो। देखो, इसका ये मतलब है कि इस बेचारे पॉइंट को, ये जो बाहर पॉइंट है ना, इस बेचारे पॉइंट को पता नहीं चल पाता कि ये स्फीयर है। इसको लगता है पॉइंट ही है। मतलब जो इस स्फीयर की वजह से होगा वही एक पॉइंट मास की वजह से भी होगा। अभी अभी पढ़ा ना, पॉइंट मास के लिए भी क्या होता है, gm/r²। तो वही बात बोली जा रही है। इसको समझना नहीं है, ये याद करने का तरीका है, ठीक है। कोई ये ना सोचे कि सर समझा रहे हैं,
है ना। कोई ये ना सोचे सर ये आपने इस गोले को गायब करके ऐसा पॉइंट कैसे बना दिया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम बस याद करने का तरीका बता रहे हैं कि याद ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई ऐसा मत सोचना कि इसको हमने कंप्रेस करके इतना सा कर दिया, ऐसा उल्टा सीधा मत सोच लेना। मैं सिर्फ रट्टा मारने का तरीका बता रहा हूं, याद कैसे करते हैं। तो याद करने का तरीका बता रहे हैं, देखो ये याद करवा रहे हैं। देखो पॉइंट मास के लिए क्या आया, gm/r²। देन हॉलो यूनिफॉर्म स्फीयर के लिए भी बाहर क्या आया, gm/r²। तो ये फॉर्मूला इससे मैच कर गया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो हॉलो स्फीयर होता है, ये जो हॉलो स्फीयर होता है, ये अपने बाहर वाले पॉइंट्स के लिए ये खुद पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है। इस वजह से इसका फॉर्मूला भी वैसा ही आता है। तो सिर्फ याद करने का तरीका है, ऐसे याद करते हैं। तो कोई बच्चा ये गलत फहमी में ना आ जाना कि सर ये पॉइंट कैसे बना दिया आपने, जादू टोना कैसे किया, ऐसा कुछ नहीं किया हमने। हम बस याद करने का तरीका बता रहे हैं कि जो हॉलो यूनिफॉर्म स्फीयर होता है उसके बाहर वाले पॉइंट पे वही आता है जो कि पॉइंट मास की वजह से आता था। तो ये ई आउटसाइड हो गया। ई इनसाइड की बात करूं तो ये 0 होता है। क्यों, अंदर कोई मास ही नहीं है ना भाई, हॉलो है ना, अंदर कुछ है ही नहीं, तो फोर्स कौन लगाएगा। तो ई इनसाइड क्या आता है, 0 आता है। तो ये हॉलो था। इसके बाद क्या आता होगा, थर्ड वाला, सॉलिड। सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर। इसमें भी लिखते हैं बाहर वाले के लिए, अंदर वाले के लिए। डायग्राम नहीं बना रहा हूं इसमें, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो आउटसाइड की बात करूं तो इसमें भी मस्त वही फॉर्मूला आता है, gm/r²। अभी मैं अच्छे से डायग्राम में बता दूंगा ये r क्या है और वो r क्या है। देखो इनसाइड की बात करूं, अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो यहां फॉर्मूला आता है gm/r³। अब देखो दो दो आर आ गए ना, छोटा आर बड़ा आर, तो वही मैं समझा दे रहा हूं आपको कौन सा आर क्या है। जो बड़ा वाला आर है ना वो इसका रेडियस है, मास इसका m है। मान लो अगर आप किसी इस पॉइंट पर लिखना चाहते r1 डिस्टेंस दूर बाहर, तो क्या लिखते, gm1/r²। सॉरी g गलत बोल दिया, फिर से बोलता हूं। अगर आप इसकी वजह से बाहर लिखना चाहते तो आप लिखते यहां पर gm/r1²। ये सॉलिड स्फीयर, इसके आउटसाइड पॉइंट की बात कर रहा हूं यहां पर, तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा। r की जगह क्या आ जाएगा, r1, क्योंकि ये डिस्टेंस कहां से होता है, सेंटर से, तो ये आउटसाइड बता दिया। इनसाइड की बात करें, ठीक है, इनसाइड मान लेते हैं किसी इस पॉइंट पर आप लिखना चाह रहे थे r2 पे, तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा वो इस फॉर्मूले से लिखा जाएगा, जो कि हो जाएगा gm/r2/r³। तो अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि छोटा वाला r क्या है और बड़ा वाला r क्या है। देखो बड़ा वाला r तो क्लियर है, इसका रेडियस है। ये जो सॉलिड स्फीयर है ना, इसका रेडियस क्या है, बड़ा वाला r। और ये जो छोटे वाले r दिख रहे हैं ना आपको, ये छोटे वाले r जो है सेंटर से डिस्टेंस है, सेंटर से। पॉइंट अंदर हो चाहे पॉइंट बाहर हो, डिस्टेंस कहां से लेना है, हमेशा सेंटर से। तो ये सिंपल सिंपल से फॉर्मूले होते हैं जो कि आगे जाकर के यूज होंगे। तो यहां से नोट करना स्टार्ट करेंगे आप। तो ये लिख लें, ये भी लिख लें, उसके बाद ये भी लिख लें। तो इतना आप लिख लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट एंड डेप्थ। देखो क्या कह रहा हूं मैं, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g
विथ, अभी मैं बात कर रहा हूं विथ केस नंबर 1 डेप्थ। देखो समझते हैं क्या कह रहे हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा प्लैनेट अर्थ है, हमारे प्लैनेट अर्थ का जो रेडियस है वो r है, और हमारे प्लैनेट अर्थ का जो मास है वो m है। मान लेते हैं हमारे प्लैनेट अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो gm/r² होता है। अभी अभी पढ़े हमने फॉर्मूले, है ना, हमने अभी अभी समझा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलो चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड बोलो एक ही बात होती है। तो वही बोलूंगा मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन फॉर्मूला किसका यूज करूंगा, ग्रेविटेशनल फील्ड का। तो जो सरफेस था वहां पर हम क्या लिखते, gm/डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसी की वैल्यू आप जानते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर कभी कभी इसी को आप 10 यूज करते हो। उल्टा बोल दिया मैक्सिमम टाइम 10 यूज करते हैं, कभी कभी 9.8 यूज करते हैं। ये हो गया, सरफेस पे था ये। अब क्या कह रहा है ये क्या कहता है, ये कहता है सरफेस पे नहीं जानना है, इसको गहराई में जानना है, डेप्थ पे जानना चाहता है। तो मान लो सरफेस से आपने डी डेप्थ का एक गड्ढा खोद दिया, ठीक है। तो इस डी डेप्थ पे यहां पे इस पॉइंट पर इधर आप जी जानना चाहते थे, डी डेप्थ नीचे, सरफेस से डी डेप्थ नीचे इस पॉइंट पर आप जी जानना चाहते थे। तो यहां पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इनसाइड पॉइंट हो गया ना, इसके अंदर वाला पॉइंट हो गया ना। अर्थ कैसी होती है, अर्थ एक सॉलिड स्फीयर होती है, तो सॉलिड स्फीयर के अंदर वाला पॉइंट हो गया। और अभी अभी अंदर वाले पॉइंट पर फॉर्मूला लिखवाया गया है gm/r³। r कहां से डिस्टेंस था, अभी अभी समझाया है, सेंटर से। तो देखो अगर ये कैपिटल R है, ये स्मॉल d है, तो सेंटर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, r-d। तो ये बन जाएगा gm/r³ देन r-d। ये वाला r कहां से होता है, सेंटर से, है ना। पता नहीं समझ में आता है या नहीं। ये पूरा r था, ये d था, तो ये कितना होगा, r-d। वही लिखा है मैंने, ऐसा कुछ हुआ। इसी को अच्छे से लिख रहा हूं, देखो इसको ऐसा लिख सकते हो, gm/r² 1 - d/r। gm/r² को क्या बोल सकते हो, देखो gm/r² कितना है, g0। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया g = g0 1 - d/r। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है डेप्थ के साथ ऐसे कुछ वेरी करता है। तो ये था इसका केस नंबर 1। केस नंबर 2 समझते हैं। केस नंबर 2 हो जाएगा विथ हाइट। देखो फिर से ये आया हमारा प्यारा प्लैनेट अर्थ, मास इसका m, रेडियस इसका r। अब हम कहां बात करने जा रहे हैं, सरफेस से h हाइट ऊपर, इस जगह पर हम g कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आउटसाइड पॉइंट हो गया, आउटसाइड पॉइंट पर क्या लिखा जाता है, gm/r²। r कहां से होता है, सेंटर से, सेंटर से कितना हो जाएगा, देखो r+h। इसी को देखो अच्छे से लिख रहा हूं मैं, gm/r² 1 + h/r²। कुछ नहीं किया, ब्रैकेट से r कॉमन करके बाहर निकाल लिया, कुछ ऐसा हुआ। ये बना gm/r² 1 + h/r⁻²। ऐसा हो गया। उसके बाद इसको आप क्या लिख सकते हो, वापस से g0। इसको मैं कुछ लिखने वाला हूं मैथमेटिक्स का यूज करते हुए, मैथमेटिक्स इसकी बाजू में आपको समझा दूंगा। ये बन जाएगा 1 - 2h/r।
अब ये जादू कैसे हुआ वो हम समझते हैं। देखो, मैथ्स वालों को ये पढ़ाया जाता है कि अगर 1 + x⁻n है तो ये 1 + nx हो जाता है अगर x की वैल्यू 1 से काफी कम है तो। मैथमेटिक्स वालों को ये पढ़ाया जाता है कि अगर 1 + x⁻n है तो ये 1 + nx हो जाता है अगर x की वैल्यू 1 से काफी कम है तो। सेम चीज यहां पर हमने यूज की है कि 1 प्लस, इसको x मान लो, 1 + x⁻n था, इसको क्या लिखा हमने, देखो 1 + nx। देखो ना यार, ये पावर यहां आ गई ना, ये पावर इधर आ गई ना मल्टीप्लाई में, नहीं nx के साथ मल्टीप्लाई हो गया, nx बन गया। वैसे ही ये जो पावर है ये इधर आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 1 - 2h/r। कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन, वही कंडीशन यहां पे भी है, तो वही कंडीशन यहां पे भी है। एंड कंडीशन इज इफ, वहां क्या है, x << 1, तो यहां पर होगा इफ h/r << 1। मतलब h <<r। मतलब अगर ये हाइट इस रेडियस के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी है, मान लो दूसरी तीसरी मंजिल तक आप चले गए, मान लो ग्राउंड फ्लोर में थे, ग्राउंड फ्लोर से आप सेकंड थर्ड फ्लोर तक चले गए, तो रेडियस ऑफ अर्थ के रेस्पेक्ट में सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर की हाइट तो काफी कम होगी ना। तो अगर ये हाइट काफी कम है ना, अगर हाइट काफी कम है, अगर हाइट रेडियस के रेस्पेक्ट में काफी कम है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ध्यान रख लेना, दिस फॉर्मूला इज नॉट ऑलवेज वैलिड, है ना। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में कंडीशन है, और कंडीशन क्या है ये लिखी हुई है। ऑलवेज वैलिड वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला, ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, ये ऑलवेज वैलिड है। तो क्वेश्चन आए तो ध्यान से पढ़ना कि हाइट बहुत कम है या बहुत ज्यादा है। बहुत कम हाइट है तो जो लास्ट में ये जो फॉर्मूला आया है ये यूज आप कर सकते हो। अगर हाइट बहुत कम है तो ये आप यूज कर सकते हो, और अगर हाइट बहुत ज्यादा है तो फिर तो आपको यही यूज करना पड़ेगा। तो जरा वीडियो पॉज करें, काफी सारा लिखने का हो गया है, इतना लिखें पहले इतना लिखें, मान के चलते लिख लिया होगा। फिर आते हैं केस नंबर 2 विथ हाइट। इसमें फिजिक्स पहले अलग से लिख लें, फिर बाद में जो मैथ्स है वो आप नोट बना के लिख लेना। तो मान के चलते यहां तक भी लिख लिया होगा, फिर से आगे बढ़ूंगा मैं, ये और लिख लो बचा हुआ। और इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इसके आगे की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ऑल द बेस्ट।